everyone and welcome back to Study IQ आरंभ। I am Sukriti back with class 8th history। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर करना था हमें जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें एक ग्लिम्स मिलेगा कि कैसे ब्रिटिश एज ट्रेडर्स आए थे और कैसे उन्होंने इंडिया की अलग अलग टेरिटरीज पे कब्जा किया, क्या मेथड्स को यूज किया, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिक तरीके से इंडिया पे कॉन्कर किया और हमें रूल किया फॉर लाइक गुड 300 years। So they came as traders and they started conquering the territories of India, right? So the company establishes power। इसका मतलब क्या है? Here the company is referred to as the East India Company। East India Company जिसको 1600 में अपने कंट्री में क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर मिला था to come to इंडिया एंड ट्रेड। बेसिकली इस कंपनी को ट्रेड मोनोपोली दी थी इनकी क्वीन ने, क्वीन एलिजाबेथ ने, कि सिर्फ एक ही कंपनी होगी इंग्लैंड से जो इंडिया में जाके ट्रेड करेगी और कोई भी इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी इंग्लैंड से इंडिया ट्रेड करने नहीं जाएगी। और ये ट्रेडिंग राइट्स मिले थे इस कंपनी को इन 1600। एंड देन उस टाइम पर जो रूलर्स थे इंडिया में लाइक जहांगीर वगैरह, उनके कोर्ट में अलग अलग इंग्लिशमैन आए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें ट्रेडिंग के राइट्स दे दो अलग अलग। फिर जहांगीर ने फरमान जारी किया था कि आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी एंट्री करी थी इंडिया में। लेकिन क्या इंग्लिश जो थे वो फर्स्ट फॉरेनर थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए जो आए थे? बिल्कुल भी नहीं। इनसे पहले भी बहुत सारे जो फॉरेनर्स थे, यूरोपियंस थे, वो ऑलरेडी इंडिया में अपनी एंट्री कर चुके थे। जो सबसे पहले इंडिया में आए थे देवर बेसिकली द पोर्तुगीज। पोर्तुगीज आए थे 1498 के अंदर इंडिया में। आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ वास्को डे गामा। वास्को डे गामा जो है, इन्होंने बहुत सारे महीने, बहुत सारे सालों तक इन्होंने वॉयजेस किए। बेसिकली क्या होता था ना, जो रूलर्स होते थे कंट्रीज के, यूरोप के और दूसरी फॉरेनर कंट्रीज के, वो अपने एक्सप्लोरर्स को कुछ पैसे देके उनकी जर्नी को स्पॉन्सर करके उनको भेजते थे, तो सो दैट दे कैन हैव अ आइडिया ऑफ द वर्ल्ड के अलग अलग अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स में क्या है उनको देखने के लिए भेजते थे। सो वास्को डे गामा एक्सीडेंटली केम टू इंडिया। ही हैड डिस्कवर्ड द न्यू वे, द जो रास्ता था केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका के हॉर्न से नीचे से जाता था, तो वो केप ऑफ गुड होप का रास्ता इन्होंने डिस्कवर किया था। एंड ही हैड लैंडेड इन इंडिया इन 1498। ये इंडिया की मालाबार जो केरला की कोस्ट है, केप जोमोरिन, वहां पर लैंड किए थे। एंड ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया एंड ट्रेड विद इंडिया। देयर आफ्टर तो बहुत सारे, फिर फ्रेंच आए, डच आए, सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, फिर डैनिश आए थे और फिर फ्रेंच आए थे। सो इस तरीके से फिर एक साइकिल स्टार्ट हो गई थी। बट दे वर द फर्स्ट वंस, बेसिकली द पोर्तुगीज, टू कम टू इंडिया। नाउ एज वी ऑल नो कि औरंगजेब की डेथ जो थी वो 1707 में हो गई थी, राइट? ही वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर। इनके बाद जो इनके सक्सेसर्स आए थे, मुगल रूलर जो थे, वो काफी वीक थे। तो मुगल एम्पायर बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि औरंगजेब के बाद काफ़ी वीक होना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, रीजनल किंगडम्स आने स्टार्ट हुए। जाट्स का राइज हुआ, सिख्स का राइज हुआ, मराठास का राइज हुआ। साउथ इंडिया में मैसूर किंगडम जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया। हैदराबाद के अंदर इंडिपेंडेंस आ गई थी। तो दीज वर the major reason behind the rise of these regional kingdoms was the fall of the मुगल एम्पायर। जो वीक सक्सेसर्स थे औरंगजेब के, उनकी वजह से वो एक मेजर रीजन बना कि जो जमींदार वगैरह थे, जो मनसबदार वगैरह थे, वो अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर देते थे जब भी दिल्ली की सीट वीक होती। दिल्ली की सीट से मेरा मतलब है मुगल एम्पायर कोई भी वीक आता तो दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट रूलर्स और अपनी ऑटोनॉमी एस्टैब्लिश कर लेते थे, अपना रूल एस्टैब्लिश कर लेते थे, राइट? So regional kingdoms emerged as governors and zamindars. They started asserting their independence, right? So by 18th century, a new power emerged, that is the British. British के भी emerge होने का एक major reason यही था कि औरंगजेब जो था
उनके बाद वीक रूलर्स आने स्टार्ट हो गए थे, सो दे कुडंट कीप अ चेक ऑन द एस्पिरेशंस ऑफ द ब्रिटिश की जो ट्रू उनका नेचर था, जो उनका इंटरेस्ट था, धीरे धीरे जब वो नहीं पता लगा पाए, वो नहीं चेक कर पाए, एंड ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दिस, और उन्होंने क्या किया, फिर रूलर्स को अपने पपेट बना के, सिंस दे वर वीक ओनली, उनको अपने पपेट बना के अपने डिप्लोमेटिक मीन से उनको अपने अंडर कर लिया, एंड दे रूल्ड द कंट्री. In fact, they even eliminated other competitors also, like other European powers also, be it Portuguese, be it Dutch, be it French, in various empires, in various theaters of the world. So a new power, that is the British East India Company, ये आए. Originally they were just traders, ये traders के रूप में आए थे, but they became masters of a vast empire that was the Indian subcontinent for good 300 years. अच्छे खासे टाइम तक इन्होंने रूल किया था. Then, though the Mughal power declined after Aurangzeb, the emperors remained symbolically important. Symbolically important का मतलब कि पूरे इंडिया में सेंट्रलाइजेशन तो थी ही. दिल्ली जो थी वो मुगल एम्परर की सीट थी जहां से पूरे कंट्री को गवर्न किया जाता था. तो वीक, और चाहे वीक रूलर्स आए चाहे स्ट्रॉन्ग रूलर्स आए, लेकिन सेंट्रलाइजेशन जो थी, जो मेन पावर सेंटर था, वो मुगल एम्पायर के अंदर ही था, वो मुगल एम्परर्स के पास ही था. चाहे वो सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट थे या फिर यू कैन से रबर स्टैंप रूलर्स, जो प्रेसिडेंट के लिए आज के टाइम पे बोला जाता है. सो दे वर द रबर स्टैंप रूलर्स, जो वीक मुगल सक्सेसर्स थे. नाउ ड्यूरिंग द 1857 रिबेलियन, उस टाइम पे कौन थे, इंडिया को कौन रूल कर रहा था फ्रॉम द मुगल्स? इट वाज द बहादुर शाह जफर. ही वाज सीन एज द नेचुरल लीडर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. चाहे ये कितने भी वीक थे, बूढ़े थे, इनएफिशिएंट थे, या फिर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, नॉट सो टफ, बट स्टिल ही वाज सिंबॉलिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट. ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857. तो क्या हुआ था, रिवोल्ट में हम हार गए थे, इंडियंस वर डिफीटेड, द कंपनी फोर्स्ड हिम टू एग्जाइल. हिम से यहाँ पे रेफर किया जा रहा है बहादुर शाह को. ही वॉज एग्जाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड हिज सन्स इन कोल्ड ब्लड. इनके सन्स को भी मार दिया गया था और इनको भी मार दिया गया था बेसिकली बाय द ब्रिटिश. सो एंडिंग द मुगल डायनेस्टीज सिंबॉलिक अथॉरिटी. तो यहाँ पे ये बताया गया है बेसिकली कि मुगल अथॉरिटी फाइनली बिल्कुल खत्म कब करी गई थी, कैसे करी गई थी. इट वॉज डन बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, wherein the Bahadur Shah Zafar along with his sons, they were defeated, they were exiled, they were assassinated. सो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट. ईस्ट से यहाँ पे मतलब है इंडिया के अंदर, इन टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सो इन 1600 आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड द चार्टर ऑफ राइट्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दे दिए थे, एंड दिस रॉयल चार्टर एलिमिनेटेड इंग्लिश कॉम्पिटिशन बट कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स लाइक पोर्तुगीज, डच, डैनिश एंड फ्रेंच फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स. ईस्टर्न मार्केट से मतलब है साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स, राइट, लाइक इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश. सो इन कंट्रीज के अंदर यूरोपियंस आए एंड दे स्टार्टेड ट्रेडिंग विद दीज कंट्रीज. सो Portuguese, they had already established their authority in Goa by 1498 under Vasco da Gama. इस ईयर में ये लोग एंटर किए थे. देन डच की अगर हम बात करें, सो एक्सप्लोरिंग इंडियन ओशन ट्रेड बाय अर्ली 17th सेंचुरी, ये आए थे अराउंड 1602. देन डैनिश जो थे वो आए थे अराउंड 1616, एंड फ्रेंच दे वर द लास्ट वंस टू कम टू इंडिया. पोर्तुगीज के लिए ये बोला जाता है दीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया एंड द लास्ट वंस टू लीव इंडिया. सबसे लास्ट में गए थे ये इंडिया को छोड़कर. सो कॉम्पिटिशन लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉम्पिटिशन क्यों था? कॉम्पिटिशन था फॉर ट्रेड, फॉर कमोडिटीज, फॉर गुड्स, बिकॉज इंडियन गुड्स वर ग्रेटली इन डिमांड इन द वर्ल्ड मार्केट्स. कौन से इंडियन गुड्स जो थे वो डिमांड में थे? हमारा कॉटन, हमारा सिल्क, टी, मसलिन, स्पाइसेस, मोस्ट ऑफ ऑल. तो ये जो चीजें थी दे वर ग्रेटली इन डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट, और बहुत
महंगे में जाके बेचते थे। जो भी लोग इंडिया से स्पाइसेस या ऐसी कोई भी कमोडिटी खरीदते थे वो फॉरेन में जाके, अपने कंट्री में जाके एटलीस्ट 100 टाइम्स, अगर कोई चीज यहाँ 10 रुपए की है, दे यूज टू सेल इट टू अराउंड 200, 300, 500, इतने फॉर्चून्स बनाते थे लोग यहाँ से सस्ते में चीजें खरीद के, और यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ही 100% प्रॉफिट, मे बी 200% और 300% प्रॉफिट, इतना ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन था। दैट इज वाई इट बिकेम द ल्योरिंग अपॉर्चुनिटी के लोग जो हैं वो रिस्क ले लेकर भी इंडिया के अंदर आए कि हमें उस मार्केट को एक्सप्लोर करना है बेसिकली, और लालच आया लोगों के अंदर, इसीलिए अलग अलग कंपनीज आए, अलग अलग कंट्रीज के लोग आए to come to trade to India, and this whole system is called mercantilism. Mercantilism is basically profit seeking trade जो हम करते हैं, जो यूरोपियंस ने करी, that is called mercantilism or mercantile business. So all European companies wanted the same Indian goods, definitely, like cotton, silk, pepper, cloves, cardamom and cinnamon. This competition pushed up the prices. Prices बढ़ने लगे commodities के। जब भी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई लिमिटेड होती है तो प्राइसेस गो अप, एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट्स। अगर एक ही कॉम्पिटिटर होगा तो उसकी मोनोपोली होगी, वो बहुत ज्यादा हाई प्राइस में भेजेगा, लेकिन अगर कई सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, कई सारी कंपनीज होंगी, तो क्या होगा, जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगी उनके अमंग, और प्रॉफिट भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नाउ व्हाट डिड दे डू? दे यूज्ड व्हाटएवर मेथड्स दे कुड यूज to eliminate each other. There was cutthroat competition between them. Cutthroat competition का मतलब है there was very tight competition between the Europeans. एक दूसरे की ships को sink कर देते थे, एक दूसरे को मार देते थे, rivalry करते थे, फेस ऑफ करते थे हर तरीके से, जस्ट टू एलिमिनेट द कंपटीशन, और अकेले खुद ट्रेड करना चाहते थे, बीट पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, डेन्स और ब्रिटिश. So companies, they sank each other's ship and blockaded the trade routes. Like I'll give you an example. Portuguese सबसे पहले इंडिया में आए थे ना. So Francisco de Almeida, he was the governor general from the Portuguese side. He had started blue water policy, जिसको काटे सिस्टम भी बोलते थे. उन्होंने कन्विंस कर लिया था इंडियन नवाब्स को कि कोई भी अगर पोर्तुगीज के अलावा ट्रेड करता है, so they should take right to trade through the sea from the Portuguese themselves. हमसे एक तरह का टोल टैक्स लेना पड़ेगा, मतलब हमें टोल टैक्स देना पड़ेगा अगर कोई भी हमारे अलावा ओशन रूट से ट्रेड करना चाहता है. सो दिस वाज कॉल्ड ब्लू वाटर पॉलिसी. तो इस तरीके से दे यूज्ड एवरी मेथड्स, डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज किए, पॉलिटिकल मेथड्स यूज किए, मिलिट्री मेथड्स यूज किए, फोर्स का इस्तेमाल किया, तो हर तरीके से कोशिश करते थे कि सिर्फ हम ट्रेड कर पाएं. देन सेकंड मेथड वाज टू फोर्टिफाई द सेटलमेंट्स. फोर्टिफाई करने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द वेयर हाउस, या यहाँ पर मेरे गुड्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे तो कोई भी अटैक कर सकता है, मेरे गुड्स खत्म हो जाएंगे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू फोर्टिफाई दिस. तो मैं क्या करूंगी, आई विल कंस्ट्रक्ट अ बाउंड्री वॉल अराउंड इट, जिनको वो फोर्ट भी बोलने लग गए. देयर वर मेनी forts which were constructed by various European powers, like Fort William जो था वो कलकत्ता के अंदर ब्रिटिश ने बनवाया था, just to fortify their settlements, बाउंड्री वॉल बनाने के लिए कि उन पे चेक रख सके, कोई भी उनके अंदर आके उनके गुड्स को डिस्ट्रॉय ना कर सके. So they used to fortify the settlements. Then third was political involvement. Trade became inseparable from politics. They also used the political methods, like they collaborated with the nawabs, with the rulers, and उनकी जो इंटरफेरेंस थी पॉलिटिक्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा होने लगी. दे स्टार्टेड टू टेक डिसीजंस, लाइक फॉर एग्जांपल सब्सिडरी अलायंस एक काफ़ी बड़ा इसमें वो है एग्जांपल है जो ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था. आई टेल यू लेटर ऑन क्या था. सो कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल. कंपनी ने बंगाल में ट्रेड स्टार्ट करी बाय 1651. पहली यहाँ पे इंग्लिश फैक्ट्री लगी, कहाँ पे, रिवर हुगली के अंदर. ऑल्दो सूरत वाज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट और वहाँ पे पहले फैक्ट्री लगी थी, बट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करें तो हुगली रिवर पे दे स्टार्टेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री. देन 1696 में दे बिगेन बिल्डिंग फोर्ट्स अराउंड द सेटलमेंट. आई गेव यू एग्जाम्पल ऑफ फोर्ट विलियम. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन कैलकटा एट दैट टाइम. और पता है कैलकटा was considered a village at that time, और कुछ 3 विलेज की इनको वो भी मिली थी, रेवेन्यू राइट्स भी मिले थे आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर. देन 1698 में दे एक्वायर्ड जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस जो
मैं बता रही थी अभी, इंक्लूडिंग कैलकटा, और कैलिकटा भी बोलते थे उस टाइम कैलकटा को। देन औरंगजेब ने फरमान जारी किया, ही ग्रांटेड कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट्स, कि आपको कोई ड्यूटी, कोई टोल, कोई टैक्स नहीं देना है, यू कैन ट्रेड फ्रीली। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि कंपनी ने कैसे कैसे अपनी पावर को एस्टैब्लिश किया वेरियस स्टेप्स में। देन द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 के अंदर। किस किस के बीच में हुई थी? बेसिकली दीज ब्रिटिश दे वांटेड द रूलर्स टू बी देयर पपेट्स। तो ये क्या करते थे? डिवाइड एंड रूल वाज देयर तकिया कलाम। डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या है कि जो एलाइज हैं या फ्रेंड्स हैं रूलर्स के, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लो एंड देन अटैक करवाओ, डिवाइड करो उनको और फिर उन्हीं पे ही रूल करना स्टार्ट करो। तो उस टाइम पे जो बंगाल के रूलर थे, उन सिराजुद्दौला, उनके जो वो थे कमांडर इन चीफ थे, उनको कॉन्फिडेंस में लिया ब्रिटिश ने। तो जब फेस ऑफ हुआ ब्रिटिश आर्मी का और बंगाल आर्मी का सिराजुद्दौला की साइड से, तो द कमांडर इन चीफ ही रिफ्यूज टू फाइट, इन्होंने फाइट करने से ही मना कर दिया। सो बेसिकली सिराजुद्दौला डिफीटेड। तो मीर जाफर जो थे उनको फिर जो कमांडर इन चीफ थे उनको फिर रिप्लेस कर दिया गया, उनको बिठाया गया अगेंस्ट सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को हटा दिया गया, मीर जाफर को बिठाया गया। फिर मीर जाफर भी जब ब्रिटिश की सारी कंडीशंस मानने से मना कर दिया, तो फिर मीर काजिम को बिठाया, मीर काजिम को रूलर बनाया कि वो ब्रिटिश के फेवर में सारी ट्रीटीज करें, सारी बात माने। लेकिन मीर काजिम ने फिर से रिबेल किया, मीर काजिम ने रिबेल किया कि मैं नहीं मानूंगा आपकी बात, मैं इतने आपको रेवेन्यू नहीं प्रोवाइड करूंगा। देन दे अगेन री इंस्टॉल्ड मीर जाफर ओनली इन प्लेस ऑफ मीर काजिम। सो दिस वॉज द सिस्टम। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या किया था इन्होंने? बेसिकली द कंपनी वांटेड अ पपेट रूलर, they failed negotiations which led to the war। ठीक है। then रॉबर्ट क्लाइव, he is very important figure in British history। इन्होंने इतना ह्यूज प्रॉफिट बनाया था ड्यू टू करप्शन, इतना ह्यूज प्रॉफिट दैट ही हैड टू डाई। इनको इतना शर्मसार कर दिया गया ब्रिटेन के अंदर जब ये वापस गए, इनके पास इतना करप्टेड मनी मिला था दैट ही हैड टू कट हिमसेल्फ विद अ नाइफ, ही हैड टू सुसाइड ओनली। तो जब ये इंडिया छोड़कर गए, अराउंड 4 लाख पाउंड के अराउंड इनका फॉर्चून था उस टाइम पर। सो एनीवेज, रॉबर्ट क्लाइव लेड कंपनीज फोर्सेस अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट बैटल ऑफ प्लासी। नवाब हार गए थे इसमें। व्हेन मीर जाफर हिज ओन कमांडर रिफ्यूज टू फाइट आफ्टर क्लाइव प्रॉमिस टू मेक हिम द नवाब, राइट। सो दिस वाज द सिनेरियो। देन फ्रॉम विक्ट्री टू रेवेन्यू कंट्रोल, प्लासी के बाद क्या हुआ? पपेट नवाब दे प्रूव डिफिकल्ट टू कंट्रोल, क्योंकि जब भी कोई पावर में आता दे रिफ्यूज्ड कि हम सारे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मानेंगे, दे रिफ्यूज टू द ब्रिटिश कि नहीं मानेंगे जी हम। तो फिर क्या करते थे ये? वापस से सेम चीज करते थे। दे डिपोज्ड मीर जाफर एंड इंस्टॉल्ड मीर काजिम इंस्टेड ऑफ मीर जाफर। देन डिफीटेड हिम एट बैटल ऑफ बक्सर 1764 में एंड अगेन री इंस्टॉल्ड मीर जाफर इन प्लेस ऑफ मीर काजिम, राइट। सो 1764 इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। क्या हुआ था इसमें? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो दीवानी राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। बॉम्बे, बंगाल, मद्रास के दीवानी राइट्स वर शिफ्टेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवानी राइट से मतलब है कि अब जो रेवेन्यू कंट्रोल था वो ब्रिटिश के हाथ में चला गया था। और ये क्लाइव के फॉर्चून के बारे में बताया गया है कि व्हेन ही लेफ्ट इंडिया इन 1767, तो इतना फॉर्चून था उनके पास। देन दीवानी वॉज ग्रांटेड in 1765. Mughal emperor appointed company as Diwan of Bengal provinces. Diwani solved the company's major problem. कंपनी की प्रॉब्लम क्या थी? अब अभी तक क्या हो रहा था कि ब्रिटेन को अपने कंट्री से गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स या फिर पैसे लाने पड़ते थे टू ट्रेड टू इंडिया, और इंडिया से गुड्स परचेज करते थे। लेकिन उनको ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करनी थी कि हमें अपने कंट्री से पैसे और गोल्ड सिल्वर ना लाना पड़े, क्योंकि वो गोल्ड सिल्वर ला के इंडिया सोने की चिड़िया बन गया था। हमारे गुड्स वर ग्रेटली इन डिमांड। इन प्लेस ऑफ आर गुड्स दे यूज्ड टू गिव अस प्रीशियस मेटल्स, राइट। सो नाउ दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस। सो उन्होंने क्या सोचा कि इन्हीं की कंट्री से पैसे लेते हैं और इन्हीं को देते हैं, फिर इन्हीं से ट्रेड करते हैं, फिर गुड्स ले जाके यूरोपियन मार्केट्स में बेचते हैं। हाउ कन्वीनियंट दैट वॉज। तो ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई थी आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, जब दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू राइट्स के जितने भी गांव इन
स्टेट्स के अंदर आएंगे उन सब का रेवेन्यू जो है वो किसके पास जाएगा, ब्रिटिश के पास। तो ह्यूज सम्स ऑफ रेवेन्यू दे यूज्ड टू कलेक्ट, इनह्यूमेन तरीके से कलेक्ट करते थे। दे डिडंट केयर अबाउट कि कितना रेवेन्यू बनता है, कितना एथिकली लेना चाहिए। नो, दे वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, दे जस्ट कलेक्टेड रूथलेसली। So Diwani solved the company's major problem, that is they no longer needed to import gold from Britain to buy Indian goods. Bengal revenue जो था, it alone could finance all the company's operations. कंपनी के ट्रूप्स को मेंटेन करने का, इनके पर्सनल फाइनेंसेस एंड द ट्रेड, द गुड्स that they used to buy from India, they were all together financed by the revenue from the Bengal only. So this was the scenario. Now company rule expands. कंपनी का रूल एक्सपैंड कैसे हुआ था? Between 1757 to 1857 they used every tricks and traits. हर चीज इन्होंने यूज करी, पॉलिटिकल मेथड, इकोनॉमिक मेथड, डिप्लोमेटिक मेथड एंड मिलिट्री मेथड टू सबजुगेट इंडियन रूलर्स एंड टू रूल इन इंडियन टेरिटरीज। तो ये जो 100 years का टाइम स्पैन था, इसके अंदर मैक्सिमम टेरिटरी जो थी वो इंडिया की ब्रिटिश के अंडर आ गई थी। सबसे पहले ट्रेडर्स के रूप में आए, देन धीरे धीरे इन्होंने बंगाल से स्टार्ट करके और पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था। दैट वाज देयर, इनका जो ब्रेन चाइल्ड था वो बहुत स्मार्ट था कि दे यूज्ड बंगाल, दे यूज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दे यूज द स्टिक ऑफ बंगाल टू रूल द एंटायर कंट्री। क्योंकि बंगाल अकेला ही इतना बड़ा स्टेट था, इतना रिच, फाइनेंशियली साउंड, इतना रिसोर्सेज थे उसके पास, इतनी वेल्थ थी, दैट इट अलोन वाज इनफ फॉर ब्रिटिश कि अगर जो यहाँ पे अपनी सीट कब्जा कर लेगा, यहाँ पे जो कॉन्कर कर लेगा, वो पूरे इंडिया को रूल कर सकता है। सो दे वर वेरी स्मार्ट with these tactics. That is why they were able to eliminate all of their European competitors and they solely ruled in India after a certain point of time. So between this time span the company used political से मेरा मतलब है like subsidiary alliance हो गया, political मतलब रूल करना, खुद बैठ गए थे ना, ये दीवानी राइट्स इनको मिल गए थे ना रूल करने के। सो दे यूज्ड पॉलिटिकल मेथड्स टू रूल इंडिया, देन इकोनॉमिक मेथड से like drain of wealth, then diplomatic methods was divide and rule before military annexation. Military methods भी यूज किए थे like your doctrine of lapse और subsidiary alliance. Doctrine of lapse क्या था? They used to say कि किसी भी रूलर का अगर लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है, लेजिटिमेट हायर नहीं है, तो उसकी टेरिटरी लैप्स हो जाएगी एंड इट विल गो टू द ब्रिटिश। दिस वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्हिच वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। देन सब्सिडियरी अलायंस क्या था? एवरी रूलर वाज कंपल्सरीली allowed, was expected to keep British troops to protect their territory, and in return they used to get a certain sum of revenue. तो this was subsidiary alliance, and जो भी इस subsidiary alliance पे agree नहीं करता था, they used to have a face off with the ruler. So first of all, residents appointed, British residents were appointed, and this was called ring fence policy. जो भी मना करता अपनी टेरिटरी को ब्रिटिश को देने में, या अदरवाइज ऑल्सो देयर वर ब्रिटिश ट्रूप्स दैट वर सराउंडिंग इंडियन टेरिटरीज. So the British residents were appointed. Political agents interfered in internal affairs of Indian states. Then subsidiary alliance, Indian rulers lost independent armies, paid for companies protection. The company will give protection to the Indian territories or Indian rulers, and in return they will get a sum of revenue. Then territories seized, failure to pay led to टेरिटोरियल पेनल्टीज. अगर कोई सब्सिडरी अलायंस के अंदर एक सर्टेन सम ऑफ मनी नहीं दे पाता है, किसी टाइम पे रिफ्यूज हो जाता है, तो उसकी जो टेरिटरी होगी वो कहां चली जाएगी? इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश. देन वी टॉक ऑफ the Tiger of Mysore. There were certain Indian rulers that challenged British paramountcy, and the most remarkable ruler of all the other rulers were Tipu Sultan and his father Hyder Ali. Hyder Ali and Tipu Sultan fiercely defeated British in several battles. However, in the last battle of between Mysore and British, जो fourth battle थी, सिर्फ उसमें ये लोग हार गए थे. Hyder Ali died initially only. Then Tipu Sultan, his son, he took over the reins of the rule, and he
इन्होंने भी काफी अच्छा जो था वो डेटरेंस प्रोवाइड किया ब्रिटिश को, लेकिन फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर में ये लोग हार गए थे इन द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, एंड इन दिस वे मैसूर वाज आल्सो केम अंडर ब्रिटिश. Then Mysore under Hyder Ali and Tipu Sultan controlled profitable Malabar coast. कैसे profitable कैसे था ये? By 1785 they stopped exports of sandalwood, pepper and cardamom and allied with the French. इन्होंने क्या किया था? टीपू सुल्तान ने, इन्होंने ब्रिटिश का जो ट्रेड था वो बंद कर दिया था. इंस्टेड दे गेव फ्रेंच एंड अदर पीपल द राइट्स टू ट्रेड, जिसने कि ब्रिटिश को नाराज कर दिया था कि आप हमारी ट्रेड क्यों बंद कर रहे हो, एंड व्हाई यू आर अलाइंग विद द फ्रेंच, बिकॉज ब्रिटिश एंड फ्रेंच वर एनिमीज एंड ही अलाइड विद द फ्रेंच, ही वाज इम्प्रेस्ड विद द फ्रेंच. So there were 4 wars fought between 1767 to 1799 and it was only in the battle of Srirangapatnam जब कंपनी जो थी वो जीत गई थी. टीपू died defending his capital and Mysore was placed under subsidiary alliance. So this is a toy tiger जो यूरोपियन सोल्जर को डिफीट कर रहा है. दिस वॉज केप्ट इन द टीपू सुल्तान्स टेरिटरी, इनके एम्पायर में था ये. देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट वॉज डिवाइज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, जिनका रूल था 1848 से 1856 तक. इन्होंने डिवाइज किया था कि अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता है विदाउट अ मेल हायर तो उनका किंगडम जो होगा वो कंपनी की टेरिटरी के पास चला जाएगा, मतलब बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा. Right? So in this way several places, several territories were occupied, they were conquered under doctrine of lapse. Like Satara was the first one in 1848, then Sambalpur in 1850, Udaipur in 1852, Nagpur in 1853, Jhansi in 1854 and the last one was Awadh. Awadh was captured under, it was conquered under misgovernance. So बाय 1857 ये सारी टेरिटरीज जो थी वो ब्रिटिश के अंडर आ गई थी. दे यूज टू कंट्रोल 63% ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड 78% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. ये काफी ह्यूमिलिएटिंग एनेक्सेशन था अवध का, विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857. दिस बिकेम अ मेजर रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857. यू कैन हैव अ लुक एट द मैप. So the yellow part is the area under the British rule. Initially इतना था येलो पार्ट, फिर धीरे धीरे येलो पार्ट देखो कैसे बढ़ा. बाय 1840 इतना हुआ, 1797 तक सिर्फ इतना था, 1840 तक येलो पार्ट देखो कितना हो गया, विच इज वॉज अंडर ब्रिटिश ओनली. देन यहां तक आते आते 1855 तक कितना हो गया था येलो पार्ट. यू कैन हैव अ लुक. नाउ सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने एक नया एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए फ्रॉम 1773 टू 1785. सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1773 में फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो ब्रिटिश लेके आए थे, विच वॉज द फर्स्ट स्टेप फॉर द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एम्पायर. सेंट्रलाइजेशन का मतलब था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल जमाना यहां से स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंगेज्ड इन करप्शन. वो अकेली ट्रेड कर रही थी और बहुत ज्यादा करप्ट कर रही थी और रूल नहीं कर रही थी ढंग से. और 1857 इसी रीजन की वजह से फाइनली जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था वो कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल थी उसके पीछे. तो 1773 में इट वाज द फर्स्ट स्टेप बिहाइंड द सेंट्रलाइजेशन, जहां पर ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल होना इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी पे स्टार्ट हो गया था. नाउ द एम्प्लॉयज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी दे हैड द अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी टुवर्ड्स द ब्रिटिश क्राउन, यहां से स्टार्ट हो गई थी. So it was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. Company power को expand कैसे किया था अब धीरे धीरे. Now they started military means also. अलग अलग तरीके के military और पुलिस means भी start किए इन्होंने. दो तरह की अदालत start करी, फौजदारी एंड निजामत. ये दो जो अदालत थी, एक तो क्रिमिनल कोर्ट को देखती थी और एक सिविल ऑफेंसेस को देखती थी. एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे वर एडमिनिस्टर्ड एज पर देयर रिलीजियस लॉज, एज पर देयर रिलीजियस कस्टम्स. जो भी था, मौलवीज और मुफ्तीज वगैरह जो होते थे उन और ब्राह्मण्स जो होते थे उनके तरीके से उनको एडमिनिस्टर किया जाता था, और हिंदूज को एज पर द धर्मशास्त्रास. हाउएवर धर्मशास्त्रास की डेफिनेशन हर इंसान की अलग इंटरप्रिटेशन हर इंसान अलग इंटरप्रिटेशन लेता था धर्मशास्त्रास की. सो दे
हायर्ड अराउंड 11 पंडित्स कि आप इनको कोलैबोरेट करके और एक कॉमन लॉ बनाओ, विच वाज कॉल्ड कोड ऑफ जेंटू लॉज, जिससे कि हेल्प हो कि हम उसको इंटरप्रेट कर सकें, हिंदू लॉज को इंटरप्रेट करने में आसानी हो और यूनिफॉर्म लॉज बने, राइट. सो इन 1772 a new system of justice was established. That is, they used to have two courts, फौजदारी and दीवानी अदालत. तो फौजदारी जो था वो क्रिमिनल कोर्ट होता था अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है तो, और दीवानी अदालत जो था वो सिविल ऑफेंसेस के लिए था. नाउ द कंपनी स्टार्टेड अ न्यू सिस्टम ऑफ आर्मी और मिलिट्री को इन्होंने रिफॉर्म करना स्टार्ट किया अंडर द लाइंस ऑफ द यूरोपियंस. यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी अब सोल्जर्स को इन अराउंड बाय 1820 ऑनवर्ड्स. तो सिपॉय आर्मी बोलते थे उसको. न्यू मेथड्स केम, यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर स्टार्ट हुआ, दैट डेवलप्ड एंड दैट इज कॉल्ड द यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग. ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करी? बिकॉज दे डिसरिगार्डेड द अदर फैक्टर्स, राइट. बिकॉज जो उस टाइम पे अवध वगैरह के रूलर्स होते थे, दे यूज्ड टू अपॉइंट द पीजेंट्स ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर. सो दे ऑल्सो स्टार्टेड अपॉइंटिंग द पीजेंट्स इन द army, but they disregarded their sentiments, their religious sentiments, their emotional concerns. के जब peasants ही तो है ना आर्मी में, so they needed break to harvest their ripened crops, but they didn't, वो कोई उनको छुट्टी नहीं देते थे, एक पोजीशन से ऊपर उनको रिक्रूट नहीं किया जाता था, उनका इंक्रीमेंट नहीं होता था, सैलरी कम दी जाती थी. सो डिस्क्रिमिनेशन आने लग गया बिटवीन यूरोपियन एंड इंडियन सोल्जर्स, right. So this created problems since caste and community feelings they were ignored in building a force of professional soldiers. आंख बंद करके reckless होके सिर्फ यूरोपियन स्टाइल पे ट्रेनिंग करी जाती थी, disregarding the emotions, disregarding the community and caste sentiments. जैसे फॉर एग्जाम्पल काउ और पिग फैट को यूज किया गया था पिस्टल को क्लीन करने में, राइट. सो दिस डिसरिगार्डेड द कम्युनिटी एंड caste वाला aspect which created a problem for themselves only, which culminated ultimately in the form of 1857 का revolt. So what did the sepoys feel? कैसा फील होगा उनको, कैसे रिएक्ट करा उन्होंने, कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई, अपनी आइडेंटिटी को कैसे फील करते थे वो, दैट इज देयर सेंस ऑफ हु दे वर. सो रिवोल्ट ऑफ 1857 गिव्स अस अ ग्लिम्प्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ सिपॉयज, कि क्या प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से उनको रिवोल्ट करना पड़ा, क्या चेंजेस आए ऐसे जिन्होंने उनकी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया. नाउ हाउ कैन वी कंक्लूड द चैप्टर? तो ईस्ट इंडिया कंपनी इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर. अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजीज आई, रेलवेज वगैरह आने लग गए, स्टीम शिप्स वगैरह आई. पहले क्या होता था, 3 से 4 महीने लगते थे वॉयज को ब्रिटेन से इंडिया में आने में, लेकिन नई स्टीम टेक्नोलॉजी आई तो द जर्नी रिड्यूस्ड फ्रॉम 3 to 4 months to several weeks, 2 to 3 weeks. So British and their families and other companies जो यूरोप में थी या ब्रिटेन में थी, अब वो easily 1 से 2 वीक के अंदर आ सकती थी इंडिया में और ट्रेड कर सकती थी. So by 1857 company came to exercise direct rule over about 63% टेरिटरी पे कब्जा किया इन्होंने. By 1857 78% पॉपुलेशन पे कब्जा किया हुआ था उस टाइम तक, and combined with its indirect influence on the remaining territory. ये तो सिर्फ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था या डायरेक्ट कंट्रोल था, बाकी पूरे कंट्री और पॉपुलेशन पे इनडायरेक्ट कंट्रोल भी था इनका. एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल. सो इन दिस वे ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश, they came as traders, however they conquered the entire country by 1857. Good amount of good regions of India by 1857. So this was our chapter all about. If you liked the class, do like, share and subscribe with your friends. If you have any doubts, you can reach out to me. You can comment below. You can ask your questions. And I hope you got it. Take care.